जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग कल से स्टार्ट किए हैं, झारखंड का जो जेपीएससी का जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग पेपर 2 के अंतर्गत जो झारखंड सामान्य अध्ययन है उसको हम लोग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। तो कल हम लोग जो है बेसिकली क्या देखे थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला सेक्शन था वो झारखंड का इतिहास था। ठीक है। इसमें परंपरागत जो शासन व्यवस्थाएं थी झारखंड में उसको हम लोग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे थे। तो कल हम लोग जो है मुंडा शासन व्यवस्था को कंप्लीट देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। आज हम लोग क्या करेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था जो है, दूसरी जो शासन व्यवस्था है वो है नागवंशी शासन व्यवस्था। इसको हम लोग देखेंगे और इससे भी बेसिकली जो है एक प्रश्न जो है ये पूछा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य शासन व्यवस्थाएं झारखंड में हैं और जो सिलेबस में भी ये जो है दिया गया है, पढ़ा है। मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहोर, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो ये जो सातों प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं झारखंड में पाई जाती है उसको हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था को, जो कि एक प्रश्न जो है जब इसी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग चलते हैं, ये जो दूसरी शासन व्यवस्था है झारखंड की, नागवंशी शासन व्यवस्था, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जो है स्लाइड लगा दिया गया है और आप लोगों को बता दें कि ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये बेसिकली उड़ान बुक से। ठीक है। झारखंड का जो प्रतिष्ठित बुक है उड़ान, उससे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था को। इसका जो इतिहास है वो क्या क्या है। ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था कब इस्टेब्लिश्ड हुआ झारखंड में और कैसे फिर उसका संचालन किन राजाओं के तहत स्टार्ट किया गया और उसकी जो जो भी शासन व्यवस्थाएं रही झारखंड में उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम बता देना चाहते हैं कि ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है ना, ये मुंडा राज के ख़त्म होने, मुंडा राज के अंत होने के बाद ये नागवंशी राज्य जो है वो झारखंड में इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुंडा राज का जो अंतिम राजा था वो था मदरा मुंडा। पहले हम हिस्ट्री बता देते हैं। मुंडा राज का जो अंतिम राजा था वो था मदरा मुंडा। ठीक है। मदरा मुंडा लिख देते हैं, मदरा मुंडा। इन्होंने क्या किया, को अपने कुछ साथियों के साथ, ठीक है, अपने अन्य नेताओं के साथ इन्होंने सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में, मदरा मुंडा जो है वो 64 ईस्वी यानी कि 64 ईस्वी में क्या किया, प्रथम शताब्दी में इन्होंने फनी मुकुट राय को जो है राजा बनाया। ठीक है। फनी मुकुट राय। और यही जो फनी मुकुट राय है वो क्या करता है कि नागवंशी राज्य का स्थापना करता है। ठीक है। और नागवंशी राज्य का जो स्थापना करने के बाद इसने अपनी राजधानी को जो है सुतियांबे बनाता है। तो ये जो है मुंडा राज्य के बाद स्थापित होने वाला ये शासन है नागवंशी राज्य। ठीक है। तो वही हम लोग नागवंशी राज्य जो है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसका जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं उसका इतिहास को हम लोग देखेंगे और देख भी रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग रीडिंग करेंगे, समझेंगे, उसके जो भी मेन पॉइंट है उसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी इससे प्रश्न बनेंगे आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली हम आपको अभी बता चुके हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ है ना वो 64 ईस्वी में। ठीक है। 64 ईस्वी में जब मदरा मुंडा और अन्य जो उनके नेता थे उनके सर्वसम्मति से जब फनी मुकुट राय को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। ठीक है। तो वही जो है यहाँ पे लिखा गया है प्रथम शताब्दी में हुआ। इसका नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो प्रथम शताब्दी मतलब 64 ईस्वी में हुआ। और इसके जो प्रथम राजा हुए वो कौन हुए, फनी मुकुट राय। इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे, मतलब प्रथम राजा जो है वो बनाया गया नागवंशियों का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यह जो शासन व्यवस्था है मुंडा राज के बाद, अभी हम आपको बता चुके हैं कि मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित, कहाँ पे बनाया, तो अपनी जो राजधानी, पहली राजधानी वो है सुतियांबे को बनाया गया। ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि नागवंशी शासकों में मुंडा शासन में जो भी अनुकूल परिवर्तन हुए, ठीक है, इससे अधिक विस्तारित करने का जो प्रयास है यहाँ पर किया गया। ठीक है। इसके पूर्व में जो भी मुंडा शासन व्यवस्था में लागू था, जैसे कि भू व्यवस्था, कर व्यवस्था और शासन का जो संचालन होता था वो सेम एज इट इज़ जो है, कुछ उसमें चेंजिंग किए गए और सेम जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका जो शासन है वो और शासन के जो भी क्रियान्वयन है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहा। उसके बाद देखिएगा, स्लाइड को हम पर कर रहे हैं, देखिए आगे यहाँ पे क्या है, तो उसका जो कार्य का जो संचालन है वो उसी प्रकार से होता रहा। आगे होता ये है कि लंबे समय अंतराल के बाद, ठीक है, लंबे समय अंतराल के बाद बेसिकली मुगलों के आक्रमण के कारण, ठीक है, जब मुगल लोग जो है झारखंड में आक्रमण करने लगे, आक्रमण के कारण नागवंशी, एक सेकेंड, हाँ, नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन जो है वो हो गए कुछ। ठीक है। यहाँ पे दिया गया परिवर्तन परिलक्षित होता है, मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुआ कब, जब यहाँ पे मुगलों का आक्रमण स्टार्ट हो गया।
इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना के द्वारा नागवंशी राजाओं को जो है नागवंशी राजाओं से क्या लिया जाने लगा, नजराना कर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे लिखा गया नजराना, जो कि एक प्रकार का कर है, ये लिया जाने लगा। ठीक है, जो बाद में यही जो कर है ना, नजराना कर, वो नियमित रूप से पहले नहीं लिया जाता था। ठीक है, जो बाद में नियमित एक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गया ये नजराना कर, और इसी को जो है इसे मालगुजारी के नाम से फिर बाद में जाना जाने लगा। ठीक है, तो मालगुजारी जो अभी भी चलता है, मालगुजारी जो रसीद कटाया जाता है, वो जो है वो नागवंशियों से ये स्टार्ट हुआ था, जो नजराना कर जो लिया जाने लगा बाद में। ठीक है, और यही जो नजराना कर है वो मालगुजारी के नाम से फिर जाना जाने लगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से, ये जो है ना यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था में, तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पहले ये था कि जो भी आम रैयत थे, ठीक है, जो आम पब्लिक थे, आम लोग थे, उससे किसी प्रकार का कर वसूली नहीं किया जाता था। जिससे ये हुआ कि पूरे राज्य का जो कर है ना, वो कर का जो भी भार है वो किस पर पड़ने लगा, तो नागवंशी शासन पर पड़ने लगा, लोड हो गया। जब आम रैयत से कुछ कर वसूली नहीं होने लगा, तो ये जो है पूरे राज्य का जो कर है वो नागवंशी के जो राजा होते थे उन पर पड़ने लगा। तब फिर जो है यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण से 1615 में, ध्यान रखिएगा, 1615 में जहांगीर के काल में मुगल शासक जो जहांगीर था ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बना दिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो नागवंशी शासक दुर्जन साल है उसको जहांगीर के द्वारा 1615 ईस्वी में बंदी बना लिया जाता है, और उसको जो है ना, ये दुर्जन साल को 12 साल तक ग्वालियर के किले में रखा जाता है। ठीक है, और फिर बाद में जब ये दुर्जन साल जो है 6,000 रुपये वार्षिक कर देना जब स्वीकार करता है, तब उसे जो है वहाँ से रिहा करवाया जाता है। तो यहाँ पे क्यों इसको बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि ये जो है नागवंशी शासक दुर्जन साल जो है वो मना कर देता है कि वो किसी प्रकार के कर को जो है मुगल शासक को ये नहीं देगा, जिसके कारण से मुगल शासक जो जहांगीर था उसको ये बंदी बना लेता है और ग्वालियर के किले में 12 साल तक रखता है। ठीक है, लास्ट में फिर उसको जब रिहा कर दिया जाता है ये शर्त पर कि उसको जो है 6,000 रुपये वार्षिक कर देना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो वार्षिक कर है वो कितना का है, 6,000 रुपये का। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है और उसको 12 साल तक रखा गया। 1527 ईस्वी तक जो है ये दुर्जन साल को वहाँ पे रखा गया था। कहाँ पे, तो देखिए ग्वालियर के किले में बंदी बना करके रखा गया था। किसके द्वारा, तो दुर्जन, ये नागवंशी शासक दुर्जन साल को किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो भार है ना, जो आम रैयतों से जब नहीं लिया जाता था, तो इस भार को कम करने के लिए फिर क्या किए, नागवंशी राजाओं ने आम जनता से भी जो है कर वसूलना, मतलब मालगुजारी जो है वसूलना प्रारंभ किया। इसे वसूलने का जो जिम्मेदारी है वो किसको दिया जाने लगा, तो इसको जो है पहाड़ा के प्रमुख मानकी को दिया जाने लगा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पहाड़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वो कौन होता है, मानकी होता है। तो उसको जो है ये कर वसूलने की जिम्मेदारी दे दिया। कौन दे दिया, तो नागवंशी राजाओं ने दे दिया। इन मानकियों को जो है नागवंशी शासन में भूमिहार कहा जाता था। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोग मानकी जो देखे थे वो कौन था, तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख होता था, पढ़ा पंचायत का जो है प्रधान होता था। और यहाँ पर नागवंशी शासन व्यवस्था में जो है मानकी जो थे उसको भूमिहार कहा जाता था। ठीक है, चलिए बाद में जो है नागवंशी राजाओं ने मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जो है जागीरदार रखे। ठीक है, कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद जब मानकियों से नागवंशी शासन का जो है मालगुजारी वसूलने का कार्य मानकियों को दिया गया, उसके जस्ट कुछ दिन बाद जो है, कुछ वर्षों के बाद मालगुजारी जो वसूलने का कार्य है वो किससे किया जाने लगा, अलग से जो है जागीरदार रखे गए। और इसके द्वारा मुग़ल बादशाहों के द्वारा जो है वो मांगे जाने पर मालगुजारी दी जाती थी। ठीक है, ये जो अनियमित मालगुजारी है उसे ही नजराना कर कहा जाता था। ठीक है, ये बेसिकली होता ये था कि यहाँ अनियमित तरीके से मालगुजारी दिया जाता था। कहने का मतलब जब मुग़ल बादशाहों के द्वारा ये डिमांड रखा जाता था कि यहाँ पे हम लोगों को कर चाहिए, तब ये जो है वहाँ से वसूली करता था और फिर मालगुजारी के रूप में उसको कर दिया जाता था। किसको, तो मुग़ल बादशाहों को। ठीक है, तो इसी को जो है ये नजराना कर कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखते हैं, आगे कुछ अन्य पॉइंट जो है वो दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पे लिखा गया है कि 1765 में, हाँ बिल्कुल, तो हम लोग जानते ही हैं कि 1765 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको क्या हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो गया। मतलब कि पूरे जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा उसको जो है पूरा ये अपने कब्जे में ले लिया।
ठीक है। दीवानी मिलने के बाद क्या हुआ कि नागवंशी शासक जो है उसका पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गया। मतलब जो भी जवाब आपको जो है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मालगुजारी वसूल रहे हैं, तो आपको पटना काउंसिल के प्रति आपको उत्तरदायी हो कर दिया गया। मतलब जो भी आपको जवाब देना है वो पटना काउंसिल के अंतर्गत देना है। ठीक है। तो यहाँ पे दीवानी जब मिल गया बिहार, बंगाल और उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तब नागवंशी शासक को जो है पटना काउंसिल के अधीन होना पड़ा। और फोर्ट विलियम, छोटा नागपुर क्षेत्र से जो है कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। किसको? फोर्ट विलियम को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है एक अंग्रेज है फोर्ट विलियम, उसको जो है छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने का जिम्मेदारी दी गई। ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। 1773 ईस्वी में व्हीटली को जो है छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया जाता है। किसको? तो व्हीटली को, ताकि जो है कर वसूली का जो है वो निर्बाध तरीके से किया जा सके। मतलब कर को जो है बिना किसी निष्पक्ष तरीके से जो है आप कर को वसूल सकें, इसके लिए छोटा नागपुर का जो कलेक्टर है उसको बनाया जाता है। किसको? तो व्हीटली को, 1793 में। आगे देखिएगा, तो 1780 में छोटा नागपुर खास और रामगढ़ और चतरा, ये तीनों जगहों को मिला करके रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया जाता है। ठीक है, रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया जाता है और इसका जो संचालन है वो शेर घाटी से किया जाता है। ठीक है। तथा चैपमैन को जो है कर वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो 1780 में होता है कि छोटा नागपुर खास, रामगढ़ और चतरा, ये तीनों को मिला करके रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया जाता है और वहीं से जो है इसका संचालन की जाती है। और इसका जो जिम्मेदारी है वो किसको दिया जाता है? चैपमैन को दिया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिएगा तो अस्थाई बंदोबस्त। देखिए, ये लॉर्ड जो कर्नवालिस है, आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्नवालिस को जो है अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। ठीक है। तो अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड कर्नवालिस की जो कर की जो नियमित वसूली के लिए क्या हुआ कि 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई। तो हम लोग जानते हैं 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। अब क्या हुआ, पहले तो जागीरदार रखा करते थे, यहाँ पर मुगलों के द्वारा जागीरदारों की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जब अंग्रेज लोग 1793 में अस्थाई बंदोबस्त जो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जब यहाँ पे स्थापित की गई, उसके बाद क्या हुआ कि नागवंशी राजाओं को जो है जमींदार बना दिया गया। ठीक है। जो भी नागवंशी राजा थे, फनी मुकुट राय हो गया, प्रताप राय, छत्रकर्ण, ये सभी को जो है यहाँ पे राजा बना दिया गया। और इस प्रकार पहले जो जागीरदारी व्यवस्था थी, अब वो क्या हो गई? जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, परिणत हो गई। ठीक है। तो पहले की जो जागीरदारी व्यवस्था थी, अब वो जमींदारी व्यवस्था में चेंज हो गई। आगे हम लोग देखते हैं कि इस व्यवस्था को लागू होने के साथ नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो समाप्त हो गई और इसके स्थान पर अब एक नई व्यवस्था आई और वो कौन थी? तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है यहाँ पर जब लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें से जमींदारी व्यवस्था में जब परिणत हो गया जागीरदारी व्यवस्था, ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था जब जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित हो गया, तब ये जो है अंग्रेजी शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई और इसमें नागवंशी शासन व्यवस्था का जो है वो समाप्ति हो जाती है। अन्य यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था में दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जब बुक में दिया गया है तो हम लोग रीडिंग कर लेते हैं ताकि यहाँ से भी जो भी प्रश्न बने उसको हम लोग आसानी से देख सकें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर जो है कुछ पद हैं। ठीक है, ग्राम स्तर पर कुछ पद दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पद है महतो। देखिए, महतो कौन होता है? ग्राम स्तर पर एक पद है महतो। ये बेसिकली ना गांव का जो है व्यक्ति होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है। गांव का जो प्रमुख व्यक्ति है उसको यहाँ पर भी जो है नागवंशी शासन व्यवस्था में महतो बोला गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है भंडारी। देखिए, भंडारी क्या करता है? तो यह जो है राजा के गांव की खेती करता है और अनाज के भंडारण के लिए उत्तरदायी होता है। भंडारी क्या करता है कि गांव, यह जो है राजा के जो भी गांव होते हैं उसमें खेती करने का कार्य करता है और अनाज के भंडारण करने का कार्य जो है इनके द्वारा किया जाता है, भंडारी के द्वारा। अब हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट कि पट्टी या फिर पढ़ा स्तर पर, मतलब कि पढ़ा स्तर, मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ा पंचायत बोल सकते हैं। ठीक है, पंचायत स्तर पर कौन कौन होता है? तो देखिए, एक है भूइंहारी। ठीक है, भूइंहारी। तो भूइंहारी कौन है? पिछले हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, कि जब पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख होते थे वो कौन होते थे? मानकी होते थे। और मानकियों को जो है यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था में उन्हीं को भूइंहार कहा जाता था। ठीक है, मानकी को ही। तो यह क्या है कि आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए ये उत्तरदायी होता था। कौन? पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता था, जिसको मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर नागवंशी शासन व्यवस्था में इसको भूइंहार कहा जाता था। तो ये जो है
मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी होता था, किसमें? नागवंशी शासन व्यवस्था में। और इसे विभिन्न न्यायिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते थे। ये जो भूमिहार है इसको विभिन्न प्रकार के न्यायिक और राजनीतिक अधिकार इसको मिला रहता है, प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट जो है पढ़ा स्तर पर ही एक है पाहन। तो पाहन जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि पाहन का कार्य क्या होता है। पाहन का कार्य होता है धार्मिक कार्यों का आयोजन करना और उसका संचालन करना। तो यहाँ पर भी जो है पट्टी स्तर पर मतलब पंचायत स्तर पर जितने भी धार्मिक कार्य का जो आयोजन और संचालन होता है वो किनके द्वारा? पाहन के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और भी व्यवस्थाएं थीं, जैसे राज्य स्तर पर। तो पहले तो ग्राम स्तर हो गया, पंचायत स्तर हो गया, अब राज्य स्तर देखिए। राज्य स्तर में जो है यहाँ पर एक पद है, वो है महाराज। तो महाराज किसको बोला जाता है? राज्य स्तर पे एक पद है महाराज। महाराज बेसिकली ये है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को जो है ना वो महाराज शब्द से संबोधित किया जाने लगा। जब नागवंशी शासन व्यवस्था लागू हुआ झारखंड में तो राजा के स्थान पर महाराज शब्द से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है। एक है अन्य पद है दीवान। दीवान कौन होता है? तो दीवान जो है ना पूरे राज्य का ये वित्तीय प्रमुख होता है। ठीक है, वित्तीय प्रमुख होता है तथा राज्य के सभी वित्तीय कार्य जो भी जितने भी वित्तीय कार्य किए जाते हैं उसका जो जिम्मेदारी है वो दीवान के हाथों होती है। समझ गए? आगे देखिए नेक्स्ट अंतिम जो है वो है पांडे। तो पांडे कौन होता है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पंच द्वारा या फिर पढ़ा राजा के द्वारा लिए गए निर्णय को लोगों तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो पांडे की होती है। लेकिन हाँ, पांडे के बारे में हम लोग कल भी देखे थे, कल के भी वीडियो में देखे थे कि जो पढ़ा पंचायत में एक पांडे होता था वो क्या करता था कि दस्तावेजों का रख रखाव करता था। दस्तावेजों को रखने का जो अधिकारी होता था उसको पांडे बोला जाता था। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर पंच के द्वारा पढ़ा या फिर पढ़ा राजा के द्वारा जो भी निर्णय जो लिए जाते थे उसको गांव के लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है उसको पांडे को जो है दी जाती है। ठीक है। तो आज हम लोग जो है नागवंशी शासन व्यवस्था पूरी तरीके से देखें। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण टर्म जो भी हैं उसको भी हम लोग समझते गए, महत्वपूर्ण पॉइंट को अंडरलाइन किए गए हैं। ठीक है। तो आप इसको यदि क्लियर तरीके से देखे होंगे तो आपको ये जो है नागवंशी शासन व्यवस्था वो आपको समझ में आए होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उड़ान जो बुक है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ जहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको हम लोग देखते जा रहे हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार बने रहिए। आज हम लोग दूसरा जो शासन व्यवस्था था नागवंशी शासन व्यवस्था इसको हम लोग कंप्लीट देखें। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग बाद में एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है। पहले हम लोग ये जो 7 प्रकार के जो व्यवस्थाएँ हैं परंपरागत शासन व्यवस्थाएँ उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे जेपीएससी के प्रीवियस ईयर और जो भी सेट होगा उसको हम लोग करेंगे। ठीक है। सेट बनाएंगे ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न बने 8 प्रश्न वो हम लोग आसानी से कर सकें। 8 प्रश्न मतलब 16 मार्क्स जो है यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो परंपरागत शासन व्यवस्था है उसको देखेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। इसके लिए आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।